तक हम लोगों ने किया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और साथ ही इसके बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, आगे चलते उसके बाद का टॉपिक करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दे रखा है अगला टॉपिक? इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है क्या दे रखा है? फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, short period of time is called impulse। ठीक है ना, force acting for very short period of time is called impulse। ठीक है, F into dt is equal to impulse। ये इसका एक रिलेशन आता है इसका। ये फोर्स है, ये dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम, dt वेरी स्मॉल टाइम। तो फोर्स जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इम्पल्स कहलाता है। इसका एक दूसरा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम पीरियड इज कॉल्ड इम्पल्स। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है ना, ये फोर्स है, ये टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करते इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, एक हम लोगों ने डेफिनेशन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, लिखा था ना हम लोगों ने। तो हम लोग अगर वही फॉर्मूले को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एक दे रखा थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एक दे रखा ये अगला इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या दे रखा है? जैसे एक डेफिनेशन उन्होंने पढ़ा था फोर्स का, dp अपॉन dt, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम dp को इधर क्रॉस कर दे तो क्या आ जाएगा? f इंटू डी टी इज इक्वल टू dp। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? यानी f इंटू डी पी इज इक्वल टू dp, dt को dp से बराबर कर दिया। यहाँ पे dp जो ना चेंज इन मोमेंटम है। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? f इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ t जो ना टाइम चेंज होगा t1 से लेके t2 तक, और यहाँ dp को इंटीग्रेट करते हैं तो मोमेंटम को चेंज करते हैं p1 से लेके p2 तक। ये इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर से मैं मिटा दूं थोड़ा सा इसे, यहाँ t1 से लेके t2 तक था, तो यहाँ f अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो f जो कांस्टेंट होता है बाहर निकालते हैं, ये dt को इंटीग्रेट करते हैं t1 से लेकर t2 तक, और ये p को dp को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन का रूल लगा रखा, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है ना ये। तो ऐसे dp को इंटीग्रेट कर तो p आ जाएगा, और इसका p1 से लेकर p2 तक ले लिया, इनिशियल मोमेंटम से लेकर फाइनल मोमेंटम तक। तो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट डालते हैं t2 माइनस t1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ऐसे यहाँ पे मोमेंटम में क्या होता है? अपर लिमिट p2 माइनस p1। ठीक है, और इसको अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो f डेल्टा t इज इक्वल टू
यहाँ पे P2 माइनस P1 को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या मतलब हुआ है, फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इसको जो है ना एफ इंटू डी टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स बोलते हैं। इसको इम्पल्स बोलते हैं ना, पीछे लिखा था हम लोगों ने, एफ इंटू डी टी को इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स, और इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। जो इम्पल्स होता है, जो इम्पल्स होता है वो मोमेंटम के चेंज के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। दिखाइए, अब यह दिख रहा अब, हाँ हाँ। तो क्या बताया कि इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। इसका यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, यूनिट ऑफ इम्पल्स। या फिर चेंज इन मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का क्या यूनिट होता है, वो भी तो इम्पल्स के बराबर होता है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका केजी मीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिट हो सकता है। इम्पल्स का केजी मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, या फिर न्यूटन सेकेंड भी है। तो ये दोनों ही यूनिट है इम्पल्स का। कितनी बात सुन में, इम्पल्स के जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये एग्जाम्पल लिखते हैं, इम्पल्स का एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या दे रखा है ये, इम्पल्स का जो है कुछ ग्राफ से भी दिखा रखा है ये। अगर हम लोग ग्राफ से इम्पल्स को दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, वो दिखा रहे हैं। ये जो है, ये मान लो ये फोर्स है, यहाँ पे ये टाइम है। तो ये जो है, अगर मान लो एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है T1 से लेके T2 तक, कांस्टेंट फोर्स T1 से लेके T2 तक काम कर रहा है। तो यहाँ मान लो 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। यहाँ T1 जो है मान लो 2 सेकेंड्स है, और T1 जो है ये 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ इम्पल्स कितना हो जाएगा, तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, यहाँ जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स जो है कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स, तो यहाँ पे क्या बताइए, ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स, ये लगातार लग रहा है, ये T2 से लेकर T4 तक। तो कितना इम्पल्स लगेगा, तो इसका जो है एरिया ले लेते हैं हम लोग, एरिया ले लेते हैं। तो यहाँ से तो फोर्स हो गया, और ये टाइम हो गया। तो ये तो फोर्स होगा एक, और ये टाइम। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे जो इम्पल्स आएगा, इम्पल्स आएगा वो है फोर्स इंटू T2 माइनस T1, ये इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फोर्स जो है 10 न्यूटन का लग रहा है, और T2 6 है, और T1 जो 2 है, तो 10 इंटू 4 40 न्यूटन सेकेंड, इतना मेरे 40 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स होगा। यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स जो ना कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे। आगे दे रखा, अगर मान लो वेरिएबल फोर्स जो है ना, वेरिएबल फोर्स है, तो उसके हिसाब से क्या ग्राफ बनेगा वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो ये जो है एक, यहाँ से A B C, और ये जो ना फोर्स दिखा रहा है, ये फोर्स है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे T जो है,
T1 से लेकर T2 तक। कितनी बात सुनिए, तो यहाँ पे कितना वर्क डन होगा, तो इस वाले फिगर का एरिया ले लेंगे। अब इसका जो है ना हमारे पास फिगर का एरिया निकालने का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये एक रेगुलर शेप नहीं है। जैसे है ना, यहाँ पे तो रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का हमें फार्मूला आज पता है, अगर ट्रायंगल होता तो उसका फार्मूला पता था। लेकिन अगर ऐसा बना हुआ है तो इस शेप का हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो क्या होता है, बहुत थिन स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पे, ये dt, ये dt लेते हैं, बहुत स्मॉल सा लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं फोर्स जो है ना कांस्टेंट है, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा एफ डी टी आ जाएगा, इसका एरिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो ना कांस्टेंट था और बहुत थिन स्ट्रिप था, तो ये जो है डी टी हो गया। अब यहाँ पे जो है कंटिन्यूस मैक्सिमम तक जाएंगे, ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम टी कितना जा रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेके T तक, ये T2 तक नहीं, T1 से लेके यहाँ से लेके T2 तक, T तक हम लोगों ने ले लिया, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो इतना इम्पल्स आ जाएगा, ये इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम तो है, मगर ये ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, और ग्राफ अगर रेगुलर फिगर होगा तो उससे इम्पल्स निकालना बहुत ही आसान है। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है और रेगुलर फिगर है, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम बना रखा है, या और कोई ट्रेपेजियम टाइप का फिगर बना रखा है, तो उससे हम लोग को इम्पल्स निकालना आसान है। इसका जो है इसका दिया रहेगा, बाकी रिलेशन दिया रहेगा। क्या समझ में आया कि F इंटू टी का ग्राफ से इम्पल्स निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है इम्पल्स का। कॉमन एग्जाम्पल आ रही बात समझ में, इम्पल्स का है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग क्रिकेट के मैच देखते हैं ना, तो जब कभी कोई क्रिकेटर जो है कैच लेता है तो अपना हाथ जो है ना पीछे की तरफ ले जाता है। वो पीछे की तरफ मूव क्यों करता है हाथ को, ताकि वो हाथ में चोट भी ना लगे और कैच मिस भी ना हो। कैसे मिस नहीं होगा, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, पुलिंग हैंड बैकवर्ड, पुलिंग हैंड बैकवर्ड while taking catch in क्रिकेट। ठीक है ना, क्रिकेट में कैच लेते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ पुल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इम्पल्स का। तो देखिए, जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इनटू टाइम है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट बॉल को हाथ में ऐसे पकड़े और जल्दी से इसको जीरो करेंगे तो टाइम कम होगा। मान लो बॉल आया, सडनली हम चाह रहे जीरो हो जाए, तो इसका तो टाइम कम हो जाएगा। तो जितना मोमेंटम होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है इम्पल्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो पहले जो भी मोमेंटम था, सडनली उसका मोमेंटम जीरो करना चाहते हैं, तो वो सारा मोमेंटम जो ना जो भी था वो जीरो होगा। तो उस वक्त जो है टाइम कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जब कैच लेंगे, सडन कैच लेंगे, तो जब फोर्स लगेगा तो उसके से हाथ में चोट लगेगा, इंजरी होगी। साथ ही ऐसा भी होगा कि वो बॉल जो ना बाउंस बैक कर गया, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से वो फोर्स लगेगा जब इधर से, तो हाथ से भी वापस फोर्स लगेगा, तो वो कैच मिस भी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जब बेस्ट है कि जैसे ये बॉल आया तो इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं ऐसे, तो जब पीछे ले जाते हैं
तो उसको ज़ीरो होने में टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि इनिशियल जितना मोमेंटम था उस मोमेंटम को ज़ीरो करना है, तो सडन ज़ीरो नहीं करना है, उसको पकड़ के फिर पीछे की तरफ ऐसे ले जाना है। तो ज़्यादा टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, तब जाके उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो फोर्स जब कम होगा तो चोट भी कम लगेगा और कैच भी मिस होने का डर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी क्रिकेट में कैच लेते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ पुल करते हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये इंजरी से भी बचता है और कैच भी मिस नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है। दूसरा दे रखा है एग्जाम्पल, शॉकर इज प्रोवाइडेड इन all type of vehicles like bike, कार, ठीक है ना, TTC। क्या मतलब हुआ इसका? जो बाइक होते हैं, जो कार होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनको शॉकर्स लगा रहता है। शॉकर लगा रहता है, देखा है कभी शॉकर्स को? जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं तो कभी गड्ढे में गाड़ी जाएगी ना तो उसका हैंडल ऊपर नीचे करेगा ऐसा। तो वो हैंडल बेसिकली क्या होता है कि ये एक हमारा यहाँ पे इस तरह का एक सिलेंडर होता है और इसमें यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है और इसके ऊपर जो है ना एक रॉड होता है इस तरह से, और ये इसके ऊपर जो है ना हैंडल में लगा रहता है। ठीक है, हैंडल में लगा रहता है। तो जब भी कभी गाड़ी कहीं गड्ढे में जाएगी ना तो ये जो है ना, ये जो दबाव करेगा, तो जब दबेगा ना तो स्प्रिंग दबेगा इस तरह से। स्प्रिंग दबता है तो हैंडल ऊपर नीचे हिलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है ना, तो हैंडल टूट जाएगा, क्योंकि जब डायरेक्ट वो यहाँ से टच रहेगा तो ऊंचा नीचा होगा ना, तो जब गड्ढे से ऊपर नीचे करेगा तब दब सगन लोहा टूट के हैंडल टूट सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग होने की वजह से वो झटका कम लगता है, क्योंकि इसको जो इम्पल्स जो होता लगता है ना इसका गाड़ी में, वो झटका खाने की वजह से जो मोमेंटम आता है वो मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग दबता है, तो दब के जीरो होने में टाइम लगता है। स्प्रिंग सडनली दबता नहीं है, हल्के हल्के दबता है, जब भी झटका लगता है तो दबते दबते दबता है। तो उस केस में टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स कम लगता है। जब फोर्स कम लगता है तो हैंडल जो है ना सेफ होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये स्प्रिंग नहीं रखेंगे तो ये सीधा इससे लगा रहेगा, तो बार बार 2 4 10 झटके के बाद हैंडल टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर शॉकर्स लगाते हैं। शॉकर का मतलब है वो शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब ये झटका को जो बर्दाश्त करता है, झटके को जो झेलता है। ठीक है, वही हमारा शॉकर कहलाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इम्पल्स का, जहाँ पे बॉडी को सडन ज़ीरो होने से रोका जाता है। थोड़ा टाइम लगे, जितना टाइम लगेगा उतना सेफ है वो। अब कि मान लो मैं 5 मंजिले बिल्डिंग से कूद गया, अब यार मैं कहाँ से कूद गया? 5 मंजिले 5 स्टोरी बिल्डिंग से कूद गया, तो आपके तो फीस गए, बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि मैं कूदूंगा तो मर ही जाऊंगा, तो आपने तो फीस दे रखा है तो मैं तो खा पी लिया, अब उसको कौन वापस करेगा आपको? हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि हम 5 मंजिले बिल्डिंग से कूदे तो हमारा क्या होगा अंजाम, वो जो हम लोग कह रहे हैं। मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? है? नहीं, मैं कूदा हूँ, मैं 5 मंजिले से कूदा हूँ मैं, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा तो लगता है कि बेचारा गिरेंगे तो मर ही जाएंगे बेचारे। वो इसलिए कि जहां मैं कूदा था वहां बालू के बहुत बड़ा टीला था। क्या था? बालू का बहुत बड़ा टीला था, तो मैं जब उस पे बालू पे गिरा तो मैं धंस गया अंदर। तो हल्का फुल्का, थोड़ा सा हल्का फुल्का चोट आया, मगर मैं मरा नहीं, इसलिए आपका फीस बच गया। अब यह समझ बात आ रही है? तो मैं क्या हाँ, तो बालू के टीले पे गिरने से क्या हुआ
कि बालू के जब टीले पे टॉप पे जब गिरा वो धंसते 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 नीचे गया, तो टाइम लगा। मेरा जो वेलोसिटी था टॉप 5 स्टोरी बिल्डिंग से जब गिरते आ रहा था मैं, तो मेरी तो स्पीड बढ़ गई थी, मेरा मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन जब मैं ज़मीन पे नहीं, बालू के टीले पे जब गिरा, तो वो मेरा स्पीड कम होते होते हुआ है, क्योंकि बालू धंसते धंसते धंसा है, तो उसमें टाइम लगा। और जब टाइम ज़्यादा लगा तो फोर्स जो है कम लगा, तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं आया, हल्का फुल्का चोट आ गया, मगर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। कितनी बात समझ में आई? तो जब भी हाई जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो जहाँ पे जंप करके गिरते हैं, पता है वहाँ पे क्या करते हैं? ज़मीन को खोद देते हैं। ज़मीन को खोद के, नॉर्मल जो फ्लोर होता है उसको खोद के मिट्टी को सॉफ्ट कर देते हैं, वहाँ बल्कि बालू वालू भर देते हैं नीचे से, ठीक है ना? वो इसलिए कि जब लॉन्ग जंप करेगा बच्चा, तो जब गिरेगा तो जो ज़मीन सूखा ज़मीन होगा उस पर ज़्यादा चोट आएगा, और अगर कोई गीला या नरम ज़मीन होगा तो वहाँ चोट कम आएगा, ठीक है? तो लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं, तो उस केस में ज़मीन को खोदते हैं, ज़मीन को सॉफ्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इससे कि टाइम ज़्यादा लगेगा और वेलोसिटी को ज़ीरो होने में, और उसकी वजह से फोर्स कम लगेगा, और वो सेफ रहेगा, चोट नहीं लगेगा। तो ये वाला हम यहाँ पे लिखते हैं। कितनी बात समझ में? तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, while jumping for long jump or high jump, ठीक है ना? the area the area is softened, the area is softened when jumping, ठीक है ना? जब जंप करते हैं तो एरिया को सॉफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता उससे। ये हमारा कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं ऐसा होता है। इम्पल्स का एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल। ऐसे ही आगे लिखते हैं, जब भी कभी ट्रेन चलते हैं तो ट्रेन के बॉगीज होते हैं, और जो बॉगी होते हैं वो बॉगी के बीच में बड़े मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है? बॉगी के बीच में मोटे मोटे स्प्रिंग लगे रहते हैं। कभी देखा होगा, मालगाड़ी ट्रेन में देख सकते हैं, आजकल मालगाड़ी का खुला रहता है, बाकी जो ना अब तो कवर्ड आता है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसका सारा कवर होता है। तो क्या बताए? बॉगीज आर कनेक्टेड विथ स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, बॉगीज ऑफ अ ट्रेन। अगला दे रखा फोर्थ वाला, बॉगीज ऑफ ट्रेन आर connected by strong spring, ठीक है? ये भी एक इम्पल्स का एग्जाम्पल है। क्या मतलब? जैसे ट्रेनें चलती है ना, तो ट्रेनों का स्पीड 150-200 की स्पीड होती है, बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक है? तो जब बहुत फास्ट ट्रेन चल रहा होगा, तो अगर आने वाला जो है स्टेशन पे स्टॉपेज है, तो आने वाला स्टेशन पे स्टॉपेज होगा, तो पहले कहाँ पे ब्रेक कौन लगाएगा? इंजन लगाएगा। तो जो ड्राइव कर रहा है ट्रेन को वो ब्रेक लगाया, तो वो तो इंजन पे ब्रेक लगेगा, लेकिन पीछे वाला बॉगी पे तो ब्रेक तो है नहीं, तो वो तो उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगा, तो वो तो इंजन वाले इंजन पे चढ़ जाएगा बिल्कुल। लेकिन नहीं, क्या किया गया है कि एक बॉगी और दूसरे बॉगी के बीच में, जैसे एक बॉगी है और दूसरे बॉगी के बीच में ये मोटे मोटे स्प्रिंग लगाए जाते हैं, ठीक है? तो जब ये इंजन मान लो ब्रेक लगाता है, ये इंजन है यहाँ पे, ये इंजन ब्रेक लगाएगा तो ये तो स्लो हो जाएगा, मगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगा, तो ये पीछे से दबाएगा, तो ये स्प्रिंग दबेगा, तो दबेगा तो टाइम लेगा स्लो होने में। जब टाइम लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो इस वाले बोगी से इस वाले बोगी पे फोर्स जो लगेगा वो हल्का लगेगा, तो पता नहीं चलेगा ट्रेन रुक रही है, पीछे वाला जर्क लगेगा। ऐसे ही सबका टाइम लगता है ज़ीरो होने में। कितनी बात सुनिए?
तो इसीलिए जो ट्रेनें हैं उसके बीच में स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लगाकर उसको कोलाइड होने से रोकते हैं। क्योंकि जब भी ब्रेक ब्रेक लगता है, इंजन लगाता है, अगर इंजन ब्रेक लगाएगा तो पीछे वाला बॉगी का तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, तो अपने स्पीड से चलता है वो इनर्शिया के हिसाब से, तो वो तो चढ़ ही जाएगा इंजन पे। मगर नहीं, स्प्रिंग की वजह से उस स्पीड को कम किया जाता है और फिर स्लो करके रोका जाता है। कितनी बात सुनी। तो ये जो स्प्रिंग है ये बॉगीज में लगा के स्लो करते हैं, ये इम्पल्स का एग्जाम्पल है क्योंकि ये टाइम को बढ़ा देता है। ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। जितने भी हमारे शहर में हमारे शहर में ग्लास के बहुत सारे चीज़ें मार्केट में मिलते हैं। शहर में हमारे ग्लास के बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, जैसे ग्लास मिलते हैं, चाय के कप आते हैं, सॉस आते हैं या प्लेट्स आते हैं, ऐसे बहुत कांच के बने होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी वो डगमगाएगा तो टूट जाएगा। तो हमारे शहर में वो आता कैसे है? बनता तो कहीं और है, हमारे शहर में आता कैसे है? तो क्या करते हैं, वो जो प्लेट्स या सॉफ्ट यानी कि चाइना डिश चाइना वाल का बना होता है, चाइना वेयर का बना होता है या ग्लास का बना होता है, तो जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो उसको स्ट्रॉ में या स्पंज के अंदर रख के उसको सेटिंग कर देते हैं। तो जब जैसे जैसा ट्रक से माल आ रहा है तो स्पीड ब्रेकर भी आता है, गड्ढे भी आते हैं, वो ट्रक जर्क भी करता है, हिलता भी है, लेकिन वो टकराते नहीं हैं। वो उस तरह से अरेंज कर दिया जाता है कि अगर स्पीड ब्रेकर से अगर वो ट्रक जो चलेगा स्पीड ब्रेकर आएगा तो थोड़ा सा जर्क करेगा, तो वहाँ पे वो टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे नहीं तो वो टूटेगा भी नहीं। तो जितने भी ग्लास आइटम है या फिर चाइना वेयर आइटम है, यानी कि चाइना मटेरियल से बने होते हैं, या इस तरह के जैसे हमारे शहर में आते हैं बैंगल्स आते हैं, चूड़ियाँ आती हैं, बिकते हैं, चूड़ी के सामान आते हैं ना, चूड़ी, तो वो भी तो ग्लास के बने होते हैं। तो ये सब टूट जाएंगे, लेकिन इनको भेजा जाता है इस तरह से, उसको भेजा जाता है इस तरह से कि वो जर्क लगने की वजह से वो टूटेगा नहीं। कितनी बात समझ में? तो यहाँ पे एक पांचवा एग्जाम्पल ये भी है, ग्लास आइटम्स, ठीक है, चाइना वेयर मटेरियल, आर transported with the help of sponge, straw, पेपर्स, etc। यानी इन सब का यूज करके ये सब मटेरियल को भेजा जाता है एक शहर से दूसरे शहर में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पल्स का रिलेशन और कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये सवाल देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। ये इम्पल्स बेस्ड एक सवाल दे रखा है, मैं बताता हूँ क्या है, पढ़ के समझाता हूँ पहले, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट of mass 2 into 10 to the power 4 kg, a force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied for 20 seconds. Calculate the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds. ठीक है, बोला क्या, एक रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, तो रॉकेट का जो मास है वो 2 इंटू 10 4 के जी है। एक फोर्स जो है 5 इंटू 10 5 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, 20 सेकेंड तक फोर्स लगाते हैं, तो 20वें सेकेंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, वो निकालना है। कितनी बात सुन, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसको क्या दे रखा है इसका कि यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू दे रखा है, फोर्स 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन दे रखा है, मास जो दे रखा है वो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 के जी दे रखा है, और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ये u जो होगा 0 है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, यहाँ अगर इम्पल्स का हम लोग रिलेशन यूज करें, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो था फाइनल मोमेंटम अपॉन माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम जो लिखते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ फोर्स ऑन टाइम यूज करते हैं। तो एफ इंटू टी एम वी फाइनल मोमेंटम एम यू इनिशियल मोमेंटम, एम वी फाइनल मोमेंटम एम यू इनिशियल मोमेंटम। एम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस यू एफ टी आ जाता है। ठीक है, जितनी बात सुन में। अब यहाँ पे क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, वैल्यू डाल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे फोर्स दे रखा है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन, टाइम दे रखा 20 सेकेंड, ये मास दे रखा है इसका 2 इंटू 10⁴ kg। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये v में से 0 जाएगा, v बचेगा, तो 2 इंटू 10⁴ इंटू वी, और ये 5 इंटू 10⁵ इंटू 20, ये आ जाएगा। v इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10⁴। अब ये पावर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक पावर बच जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होगा, ये 10 बच जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 10 इंटू 10, और ये जगह 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होगा 20 सेकेंड्स के बाद अगर रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो। ठीक है, कल हम लोग 1-2 सवाल और करेंगे, इस पे कंटिन्यू रखेंगे।